हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाला पर। मेरा नाम है अंकित मालवीय और आप सभी जानते हैं सफल 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है। यहां पर आज मेरी जो क्लास होगी वो हिस्ट्री की सेकंड क्लास होगी। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स दी हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। यहां पर जो क्लासेस आपकी हो रही है ये आपके सीयूईटी एग्जाम और साथ ही साथ 12th बोर्ड के जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। ये सेशंस आपको हेल्प करेंगे इन एग्जाम्स में, सीयूईटी एज वेल एज 12th बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसके लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी जानते हैं आज हमारा सेकंड सेशन हो रहा है। पहला सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। चैप्टर 1 जिसको हम नॉर्मली हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, लेकिन यहां पे जो टाइटल है वो क्या है, ब्रिस्क बीट्स एंड बोन्स। इट मींस ईंटें, मनके और अस्थियां दी हड़प्पन सिविलाइजेशन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो पार्ट 1 को भी देख लें और पार्ट 2 अभी हम कर रहे हैं उसको भी साथ साथ देख लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस सेशन में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। देखिए प्रीवियस सेशन में हमने 3-4 कॉन्सेप्ट कवर किए थे। लाइक सबसे फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता क्या है या सिविलाइजेशन क्या होती है। खासतौर से इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा। देन बिगिनिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग, शुरुआत। तो सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत हुई, जो स्टार्टिंग हुई, कहां से हुई, किस क्या रीजन था, ठीक है, कौन सा क्षेत्र था जहां पे ये सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, डेवलप हुई, डिफरेंट जो फेजेस रही, उन सारी चीजों को हमने बिगिनिंग के बारे में बिगिनिंग में सर्च किया। जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं, मैच्योर फेज को याद रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। जो मैच्योर फेज है इट मींस 2600 से लेकर 1900 तक का जो फेज है उसे जनरली हम मैच्योर फेज बोलते हैं। लेकिन ये तो मैच्योर फेज था, सिविलाइजेशन इससे पहले स्टार्ट हो चुकी थी अर्ली फेज में। तो अर्ली फेज, फिर मैच्योर फेज और लेटर फेज, ये सारी चीजों को हमने बिगिनिंग में देखा कि शुरुआत कहां से हुई। एंड देन हमने सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज यानी कि जीवन यापन करने की जो पद्धतियां हैं। यहां पे आपको कंटेंट इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको जो डिलीवरी कर रहा हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहा हूं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। हिंदी में भी आपको समझा दिया जाएगा, इंग्लिश में भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज का मतलब हो जाता है जीवन यापन करने के तरीके। इसमें हमने ये देखा कि सिंधु सभ्यता के लोग अपना जीवन किस तरह से, किस पद्धतियों के माध्यम से करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उनके फूड यानी भोजन के क्या मीडियम्स थे, क्या तरीके थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि फूड के लिए उनके पास 2 तरीके थे। एक तो जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या फिर ग्रेन्स वगैरह हैं, और दूसरा जो एनिमल प्रोडक्ट्स या हंटिंग के जरिए जो फूड प्रोडक्ट्स उनको मिलते हैं। इन 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड करके चीजों को पढ़ा। इसके बाद में तरीका क्या था, तो एग्रीकल्चर वहां पे किया जाता था, डोमेस्टिकेशन किया जाता था। इन चीजों को हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज को भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये लोग खेती करते थे तो खेती करने के क्या तरीके थे, क्या टेक्नोलॉजीज वो यूज करते थे। इन चीजों को भी इस चैप्टर में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है पहले सेशन में। देन वी हैव द अनदर कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया, दैट इज मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। ठीक है, मोहनजोदारो एक नियोजित सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, एक प्लान्ड सिटी है। प्लान्ड सिटी का मतलब है कि ऐसा शहर जिसे बहुत ही प्लानिंग के बाद बसाया गया था। तो हमने इस चैप्टर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मोहनजोदारो, इसको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने ये चीज देखी कि भाई मोहनजोदारो जो शहर है इसको सबसे पहले क्लासिफाई कैसे किया जाता है, या फिर इसके जो 2 हिस्से हैं। सबसे पहला जो हाइटेड पार्ट है जिसको सिथेडल कहा जाता है, एंड जो लोअर पार्ट है जिसे लोअर टाउन या निचला शहर कहते हैं। फिर वहां पर जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में हमने बात करी। जो डोमेस्टिक रेसिडेंस होते हैं यानी आम लोगों के घर, हमारे और आपके जो घर जो लोअर टाउन्स में मिले हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करी। एक पूरा एग्जाम्पल लिया था, एक घर का पूरा डायग्राम मैंने आपको बताया था कि किस तरह के घर वहां पे बनाए जाते थे, कहां पे उन घरों में कितने कमरे हुआ करते थे, किन चीजों का खास ध्यान रखा जाता था। जैसे कि जो प्राइवेसी उसको खास फोकस करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इन सारी चीजों को, और साथ ही साथ जो सबसे खास स्पेशलिटी है आर्किटेक्चर का मोहनजोदाड़ो में, दैट इज ग्रेट बात, उसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में बात करी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। तो बेटा ये हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं तो उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए आज हम अगेन 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला ट्रेकिंग सोशल डिफरेंस, यानी कि सामाजिक भिन्नताओं की पहचान। सामाजिक भिन्नताएं इट मीन सोशल डिफरेंसेस। हर एक सोसाइटी के अंदर, जैसे आज के समय की जो सोसाइटी है
लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सोसाइटी थी, वहां का जो समाज था, तो क्या उस समाज में सोशल डिफरेंस थे? सोशल डिफरेंस का मतलब है क्या जात पात थी, या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या फिर ऊंच नीच हुआ करती थी, या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के आधार पर क्या कुछ डिफरेंसेस थे, या इकोनॉमिक बेसिस पर यानी आर्थिक आधार पर कोई अमीर या कोई गरीब था? ये सारे डिफरेंसेस आज आपको दिखाई देते हैं सोसाइटी के अंदर। कोई रिलीजन के बेसिस पर होता है, लैंग्विस्टिक के बेसिस पर डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, अमीरी और गरीबी के आधार पर, इकोनॉमिकल बेसिस पर आपको डिफरेंसेस आज की सोसाइटी में दिखते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो आज हो रहा है उसी के बेसिस पर, तो उसी के आधार पर तो एंशियंट सिविलाइजेशन की जब स्टडी करते हैं, पीरियड की जब स्टडी करते हैं, तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो यहां पर भी आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को कोशिश करते हैं जानने की कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में क्या कोई सोशल डिफरेंसेस थे, किन बेसिस पर, तो वो मैंने आपको बताया। देन हम यहां पे देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। इट मींस कि जो क्राफ्ट यानी जो शिल्प उत्पादन का जो काम है, उसके बारे में भी हम चीजों को देखेंगे कि किस तरह से चीजें पता चली हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी शिल्प उत्पादन का जो काम होता था, कैसे होता था, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो कहां से आते थे, क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज की जाती थी, ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पे। देन स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल का मतलब होता है कि जो मटेरियल्स या जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो माल है किसी भी चीज को बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे हम क्राफ्ट की ही बात करें, अगर क्राफ्ट बनाना है, अलग अलग प्रकार की कला वस्तुएं, मूर्तियां बनाना है, टूल्स बनाना है, या फिर बर्तन बनाना है, तो इसके लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल का यूज होता है। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये कहीं से बुलवाया जाता था, और अगर बुलवाया जाता था तो बुलवाने के क्या तरीके थे, क्या पद्धतियां थी, वो हम यहां पे पढ़ेंगे। इट मींस स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स यानी माल को बुलाने की पद्धतियां या लाने की पद्धतियां, ठीक है। एंड देन लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज सील, स्क्रिप्ट एंड बेट। इट मींस मोहरे, देन लिपि, और लास्ट वन है बाट। बाट का मतलब होता है वेट को, वजन को नापने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं, पैरामीटर जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाट। समझ गए? तो ये चार कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम क्लास में कवर करेंगे। सभी लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। बेटा एक बार फिर से बोल दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग पहले प्रीवियस सेशन को भी थोड़ा सा देख लेना, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें हमने स्टार्टिंग के 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। अब आगे के जो 4 कॉन्सेप्ट वो हम यहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्या आ रहा है अपना, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि सामाजिक भिन्नताओं की पहचान करते हैं। क्या सिंधु सभ्यता के समाज में सोशल डिफरेंसेस थे, और अगर थे तो उनको हम किस तरह से, हम मतलब आर्कियोलॉजिस्ट किस तरह से इन सोशल डिफरेंसेस का पता लगाते हैं, इस चीज को हमें यहां पे पढ़ना है बेटा। सोशल डिफरेंस या फिर सोशल डिफरेंसेस को पता करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, पुरातत्व शास्त्री जो हैं, वो कई सारी पद्धतियों को अपनाते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोगों की, पुरातत्व शास्त्रियों की, सोशल डिफरेंसेस को पता करने की, किसी भी सभ्यता या किसी भी समाज में, आज का समाज हो या फिर आज से हजारों साल पुराना सिंधु सभ्यता का समाज हो, इस समाज में भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो कोशिश करते हैं कि पता लगा लिया जाए कि सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। उसके लिए कुछ पद्धतियां, कुछ तरीके हैं। तो एक तरीका क्या है, वो यहां पे आप लोग देख रहे हैं, बरियल्स। बरियल्स का मतलब क्या होता है कि सभा, जहां पे शवों को, जहां पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बरियल्स, यानी जहां पे शवों को दफनाया गया है, एक प्रकार से शमशान आप समझ सकते हैं। तो बरियल्स की स्टडी करके एक तरीका हो जाता है, क्या, बरियल्स की स्टडी करके यानी सभागाहों की स्टडी करके एक तरीका हो गया, ठीक है। एक और भी तरीका है जो हम आगे पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। अब वो जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि जो लग्जीरियस आइटम्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती चीजें होती हैं, उनकी स्टडी करके। पहले हम पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि बरियल्स यानी कि जो शमशान या सभादाह जहां पे डेड्स को दफनाया गया, उनको स्टडी करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि किसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंस थे या नहीं थे, ठीक है। चलो, तो इसके अंदर पहला तरीका क्या आ गया, बरियल्स। बरियल्स का मतलब सभादाहों की स्टडी करना, डेड्स की स्टडी करना। यहां पर इस पर आने से पहले एक चीज आपके माइंड में ऑलरेडी आ रही होगी, दैट इज द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में आपका अभी माइंड गया होगा, क्योंकि इजिप्ट के जो पिरामिड्स थे वो भी तो एक प्रकार के बरियल्स ही थे। उनमें भी तो डेड्स को ही प्रिजर्व करके रखा गया था, डेड बॉडीज को उनके अंदर दफनाया गया था। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो पिरामिड्स थे मेसोपोटामिया के, सॉरी, पिरामिड्स जो थे आपके इजिप्ट के, ये भी एक प्रकार के क्या थे, डेट्स ही थे। यानी वहां पर भी डेट्स को ही क्या किया गया था, प्रिजर्व किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो बेटा यहां पर आपको यह बात पता चल गई
कि ये माइंड में आपके दिमाग में एक बात आ गई, क्योंकि हम बरियल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, जो कि ऑब्वियसली कुछ जो पिरामिड्स थे इजिप्ट के, वो सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी ही थे। यानी सिंधु सभ्यता जब चल रही थी उस समय पर ही ये पिरामिड्स बने हुए थे। कुछ पिरामिड्स तो उतने पुराने थे। ठीक है, अब ये क्या क्या इनके अंदर किया जा रहा था? तो इनके अंदर नॉर्मल लोगों के नहीं थे, अभी इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बने हैं, और इवन वो तो 7 वंडर्स में आते हैं। तो डेफिनेटली कि वो आम लोगों के तो नहीं होंगे, हमारे आपके जैसे लोगों को तो उनके अंदर नहीं बरीड किया गया होगा। तो डेफिनेटली कि वो पिरामिड्स जो थे वो रॉयल्स यानी राजा महाराजाओं के लिए वो पिरामिड्स बनाए गए थे। मेनी ऑफ दिस पिरामिड्स वर रॉयल बरियल्स यानी शाही राजा महाराजाओं के पिरामिड्स वो थे। ठीक है, वेयर अच्छा, उनके अंदर क्या था? तो उनके अंदर डेड्स तो दफनाए गए थे, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर भारी मात्रा में जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं या फिर जो बहुत सारा बेल्ट होता है, उन सारी चीजों को भी उसके साथ साथ रखा गया था। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? क्या आया कि भाई अगर जो बड़ा आदमी होता है उसके डेट्स, उसके जो बरियल्स हैं वो बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। राजा महाराजाओं के जो बरियल्स हैं वो पिरामिड्स हैं। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा सकते हैं कि भाई अगर किसी की अगर कब्र मिली और अगर वो कब्र बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है, इसका मतलब वो व्यक्ति अमीर रहा होगा, और अगर नॉर्मल बनी हुई है तो इट मींस कि नॉर्मल है, और अगर सभी नॉर्मल है इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन अगर कोई अच्छा बरियल मिला है, कोई सिस्टमेटिक या बहुत डेकोरेटेड बरियल मिला है, इट मींस कि डेफिनेटली वो किसी बड़े आदमी का रहा होगा। और अगर ऐसा है, ऐसे डिफरेंस मिले हैं, तो डेफिनेटली कि सोशल डिफरेंसेस उस सोसाइटी में रहे होंगे। इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट पता करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप लोग देखें, ये तो मैंने आपको वहां की इजिप्ट के बारे में बताया, मिस्र की जो सभ्यता उसके बारे में बताया। हम बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में डेड्स को किस प्रकार से बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था, उनके किस तरह से किया जाता था, ये सारी प्रोसेस। तो उसकी अगर बात करें, सिंधु सभ्यता की बात करें, तो सिंधु सभ्यता में बेटा डेड्स को का अंतिम संस्कार करने का जो तरीका था वो ये था कि गड्ढों को खोद कर यानी गर्तों के अंदर डेड्स को बरीड किया जाता था, दफनाया जाता था। बात समझ में आ गई? यानी एक प्रकार से ग्रेव खोद दिया, यानी गड्ढा बना दिया और गड्ढे के अंदर डेड्स को दफना दिया। समझ गए? गर्त के रूप में। और फिर वो जो गर्त है, जो गड्ढे हैं, उसको ईंट से उसकी चिनाई कर दी जाती थी, यानी उसके ऊपर से ब्रिस्क यानी जो ईंटें हैं वो कब्र कर दी जाती थी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? जैसे कब्र खोदते हैं ना, उसी तरह कब्र खोद दिया जाता था, गड्ढा बना दिया जाता था, गड्ढे में डेड्स को रखकर उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डालकर ऊपर से उसमें ईंटों से चिनाई कर दी जाती थी, गड्ढों को ईंटों से भर दिया जाता था। समझ में आ गई बात? ये तरीका था। थोड़ा सा आप इस तरीके को समझ लें कि इस तरह से सिंधु सभ्यता के लोग अपने डेड्स को क्या करते थे? दफनाते थे। ये तरीका था सिंधु सभ्यता में। बात क्लियर? अब यहां पे डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या था? तो कई सारे जो गर्त थे वो तो नॉर्मल थे, लेकिन कुछ कुछ जो डेट्स थे, कुछ कुछ जो पिट्स थे यानी जो गड्ढे थे जिसमें डेट्स को दफनाया गया था, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ईंटों की चिनाई की गई थी, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ईंटों की चिनाई की गई थी। तो अब यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो थोड़े से क्या है, भ्रम में है, कंफ्यूजन में है कि क्या ये चीज जो ईंटों की चिनाई की गई, ऊपर से जो ईंटें रखी गई हैं, क्या ये चीज शो करती है सोशल डिफरेंसेस को? यहां पे आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एग्जैक्ट उन्होंने नहीं बोला कि हाँ भाई दैट इज रिप्रेजेंटिंग सोशल डिफरेंसेस, बट यहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क या कंफ्यूजन रिप्रेजेंट किया है कि क्या ये सोशल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पे आप लोग देखें, इन हड़प्पन साइट्स द डेड्स वर जनरली लेड इन द पिट्स, यानी हड़प्पा के अंदर जो हड़प्पा के स्थान मिले हैं हमें, वहां पर डेड्स को गर्तों के अंदर दफनाया जाता था। पिट्स का मतलब हो जाता है गड्ढे वगैरह खोद के उसमें दफनाया जाता था। कभी कभी क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला इनके अंदर, समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे ऑफ बरियल, कभी कभी जो दफनाने का जो तरीका है उसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। क्या डिफरेंस दिखाई दिया? पिट वॉज मेड इन सम इंस्टेंस, यानी कुछ कुछ जगह छोड़कर, द होलोड आउट स्पेस वर लाइंड विथ ब्रिस्क, यानी उसमें ईंटों की चिनाई की गई है, कुछ कुछ जगह छोड़कर ईंटों की चिनाई की गई। तो क्या दिस सो डिफरेंसेस इन सोसाइटी, क्या ये सोसाइटी के अंदर डिफरेंस शो करता है? यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट ने एकदम क्लियरली नहीं बोला है कि दिस इज शोइंग डिफरेंसेस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये दफनाने की प्रोसेस थी, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहां पे इस तरह से की जाती थी। अब बात आती है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग अपनी जो डेड बॉडीज थी या फिर जो कब्र थी उसके अंदर कुछ सामान भी रखा करते थे क्या? कुछ मटेरियल्स, जैसे अभी हमने मेसोपोटामिया की बात करी, इस चीज को भी देख लेते हैं भाई कि यहां पे क्या कुछ ऐसा था
या कुछ मिला है क्या वहां पे? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट फाउंड इन हड़प्पन बरियल्स। बेटा मेरा जो तरीका रहेगा उसमें एक तो आपको जैसे टॉपिक का नाम दिख रहा है इस तरह से 4, फिर 4.1, 4.2 इस तरह से आपको दिखेंगे, लेकिन एक एक जो पैराग्राफ होते हैं आपके बुक के अंदर जिनको पढ़ना बहुत ज्यादा हमें लेंदी लगता है, बहुत ज्यादा ऐसा टास्क लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा लेंदी टास्क है या थोड़ा सा बोर लगने लग जाता है। मैंने क्या किया है कि हर एक पैराग्राफ को भी एक माइक्रो टॉपिक में बांट दिया है। यहां पे आप एक माइक्रो टॉपिक देख रहे होंगे, ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन हड़प्पन बरियल्स, यानी हड़प्पा के जो बरियल्स हैं, हड़प्पा के जो कब्रगाह हैं, वहां से जो ऑब्जेक्ट्स मिला वो इस पैराग्राफ में हम पढ़ लेंगे। समझ गए? तो आपको जो बड़े बड़े पैराग्राफ दिखते हैं किसी टॉपिक के अंदर वो भी अब आपको क्या लगने लगेंगे, छोटे छोटे और इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, क्योंकि ओवरऑल उसमें जो बात होगी उसकी हेडिंग आपको यहां पे दिख जाएगी। समझ गए? एक तो मेन हेडिंग हो गई, मेन टॉपिक हो गया, और फिर ये आपका माइक्रो टॉपिक हो गया। ये मैंने आप लोगों के लिए यहां पे क्रिएट कर दिया। अब आप लोग देखें कि क्या मिला है भाई, सिंधु सभ्यता के जो बरियल्स थे वहां से क्या चीज फाइंड की गई है, क्या चीज ढूंढी गई है, मिली है। तो बेटा कुछ कुछ जो कब्र थे, कुछ कुछ जो कब्रगाहें थी, उससे हमें पोटरी यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और साथ ही साथ ज्वेलरीज मिली, ऑर्नामेंट्स मिले यानी आभूषण वगैरह मिले। अब ये चीज क्यों रखी गई है, इसके पीछे एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। प्राचीन काल में लोगों की एक मान्यता थी, और वो मान्यता ये थी कि मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ, फिर से क्या होगा, जीवन आएगा, फिर से लाइफ आएगी। ठीक है, डेथ आफ्टर लाइफ का प्रिंसिपल अलग अलग सिविलाइजेशंस के लोग या समाज के लोग मानते थे, और आज भी चलता है कि भाई हमारी मृत्यु हुई है लेकिन हमारा फिर से जीवन होगा, पुनर्जन्म होगा। कई लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, सारी चीजें। लेकिन ये तो हम बोलते हैं ना कि भाई मृत्यु के बाद फिर से जीवन होगा। समझ गए? तो यही चीज यहां पर भी चला करती थी कि भाई किसी की डेथ हो गई है तो उसका जीवन फिर से शुरू होगा, और जब उसका फिर से जीवन शुरू होगा तो उसके लिए ये काम में आएंगी चीजें। कौन सी चीजें काम में आएंगी? जो मिट्टी के बर्तन रखे गए हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह रखी गई हैं, या फिर कुछ खाने पीने की चीजें भी रख दिया करते थे, तो ये चीज उनके काम में आएगी। ऐसा मान्यता थी, ऐसी बिलीफ सिस्टम उस समय पर हुआ करता था। समझ गए सभी लोग? शायद ऐसा मानते होंगे, ऐसा परहैप्स लिखा हुआ है, ये इंडिकेट करता है, लेकिन ये मान्यता को ये चीज इंडिकेट करती। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी सिर्फ वुमेन्स के बरियल्स में ही मिली है, ज्वेलरी मेन और वुमेन दोनों के बरियल्स में मिले हैं। इट मींस कि पुरुष भी आभूषण को यूज करता होगा, यानी ज्वेलरी पहनता होगा, महिलाएं भी पहनती होगी, क्योंकि दोनों की जो कब्रगाह है उससे हमें क्या मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये चीज तो क्लियर हो गई कि दोनों को मिलते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशन हुआ 1980 के अराउंड, इन द ईयर 1980, मिड ऑफ 1980, 1980 के लगभग हड़प्पा वाला जो स्थान है वहां पे एक एक्सकेवेशन हुआ किसी कब्र का, किसी बरियल का। तो वहां से एक मेल स्कल के पास, यानी पुरुष की जो खोपड़ी होती है, स्कल वाला हिस्सा जो होता है, उसके पास से एक बहुत ही सुंदर सा आभूषण मिला, यानी एक जो हार टाइप पहनते हैं ना गले में, बड़ा सा हार, तो उसके स्कल के पास एक बड़ा सा हार मिला। और ये जो हार है, ये जो ऑर्नामेंट है, ये बनाया गया था बहुत ही बेशकीमती चीजों से, बहुत ही प्रीसियस जो चीजें होती है उनसे बनाया गया था। जैसे कि इसके अंदर 3 तो शंख लगे हुए थे, 3 सेल, इट मींस 3 शंखों के छल्ले बने हुए थे। देन जेस्पर जो होता है उसके मनके लगे हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीड्स, सैकड़ों की संख्या में हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीड्स यानी छोटे छोटे मनके जो थे वो, उससे ये जो हार है वो बनाया गया था। समझ गए? तो ओवरऑल कहने का मतलब हो गया कि भाई यहाँ के जो बरियल्स है उनसे ये सारी चीजें मिली। इवन यहाँ पे आप लोग ये चित्र देख रहे हैं बेटा, ये क्या है, ये कॉपर का एक मिरर है। तो कई सारे बरियल्स से कॉपर मिरर भी मिला है। ठीक है, कॉपर मिरर भी मिला है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट मैंने बताए ये हमें मिले हैं सिंधु सभ्यता के बरियल से। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहां से एक चीज जो क्लियर होती है वो ये कि सिंधु सभ्यता के लोग इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं रखते थे कि जो प्रीसियस चीजें हैं, जो महंगी चीजें हैं, जो बहुत ही बेशकीमती चीजें हैं, उन्हें कब्रों के अंदर रखना चाहिए, उन्हें बरियल्स के अंदर रखना चाहिए। इसमें उनका बहुत ज्यादा बिलीव नहीं था। ओवरऑल इन होल हम ये बोल सकते हैं कि हड़प्पन्स नॉट बिलीव टू बरीड प्रीसियस थिंग्स विद द डेड्स। समझ गए? इस बारे में, इस चीज में हड़प्पन्स का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। ओवरऑल ये चीज हमें पता चलती। ठीक है बेटा, अब इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि सोसाइटी के डिफरेंस को जानने का एक तरीका तो क्या था कि बरियल्स की स्टडी करना। अब आते हैं दूसरे तरीके पर। तो दूसरा तरीका भी मैंने आपको वहां पे हेडिंग में कुछ कुछ बता दिया था। दूसरा तरीका यह है कि जो चीजें यूज की जा रही थी, जो वस्तुएं, जो आर्टिफैक्ट्स या फिर जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं,
उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं, और उनको क्लासिफाई कर देते हैं एक तो नॉर्मल जो यूटिलिटेरियन जो गुड्स होते हैं, यानी जनरली जो काम काज की जो चीजें होती है उसमें, और दूसरा बेशकीमती चीजों में, समझ गए, लग्जीरियस, लुकिंग फॉर लग्जीरियस, यानी जो बेशकीमती चीजें होते हैं उनके, उनमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होता है ओवरऑल बता देता हूं। अगर कहीं पर कोई बेशकीमती चीज मिली, कोई लग्जीरियस आइटम मिला है जिसे बहुत ही प्रीसियस ऑब्जेक्ट से बनाया गया है, या फिर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई है, तो डेफिनेटली वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक लग्जीरियस आइटम होगा। और अगर लग्जीरियस आइटम है तो आम व्यक्ति तो उसको यूज करेगा नहीं, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति ही उसको यूज करेगा। इसका मतलब ये है, हो गया कि भाई सोशल डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे अमीरी और गरीबी आ गई है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो यहाँ पे देखें, अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भिन्नताओं को पता करने का एक और तरीका था, और वो था स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, यानी जो पुरानी वस्तुएं मिली हैं सिंधु सभ्यता से, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो पुरानी वस्तुएं, पूरा वस्तुएं जो हमें मिली है, उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे दो कैटेगरी में। समझ गए? पहली कैटेगरी क्या होगी, यानी इसको स्टडी करना, और हम इसको पहले कैटेगराइज कर देते दो पार्ट में। एक तो हो जाएगा यूटिलिटेरियन, यानी उपयोगी चीजें, जनरल यूज की जो चीजें होती हैं, और दूसरा हो जाएगा लग्जीरियस, यानी बिलास की वस्तुएं। तो बिलास की वस्तुएं हर व्यक्ति यूज नहीं करता है, समझ गए? और अगर ये मिली है सिंधु सभ्यता में कहीं से, इसका मतलब है सोशल डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि उन्हें यूज करने वाले लोग हमेशा क्या रहे होंगे, अमीर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो आम वस्तुएं हैं, जो नॉर्मल उपयोग की चीजें हैं, जो कोई भी यूज कर सकता है, अमीर गरीब सभी लोगों के यूज में आ सकती है, उसे हमने बोला यूटिलिटेरियन। ठीक है, अब यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें, द फर्स्ट कैटेगरी, ये पहली कैटेगरी, इसमें क्या आ जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज की चीजें। ठीक है, डेली यूज की चीजें आ गई, जिन्हें इजीली बनाया जा सकता है, लोकल अवेलेबल मटेरियल से, जैसे पत्थर हो गए या फिर मिट्टी हो गई, उनसे इजीली बनाया जा सके, ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीजों को हम बोलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीजें शामिल है, एग्जाम्पल में क्वेरन, पोट्री यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, निडल्स यानी जो सुई वगैरह होती है, फ्लेश रवर्स, बॉडी स्क्रवर्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने यूटिलिटेरियन कहा है, जो सेटलमेंट्स में या बस्तियों में जहां कहां हमें आसानी से अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, इजीली जो अवेलेबल है, इजीली जो ढूंढ ली गई है, इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कह दिया, यूटिलिटेरियन, यानी कि नॉर्मल कामकाज की या फिर उपयोग की चीज। समझ गए? अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो कैटेगराइजेशन हुआ वो है लग्जीरियस आइटम, यानी कि बिलास की वस्तुएं। अब भाई बिलास की वस्तुएं कौन सी होती हैं? भाई बिलास की वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें बहुत ही प्रीसियस मटेरियल से बनाया गया हो। समझ गए? जैसे सोने का हार है, तो सोना बहुत प्रीसियस होता है ना, सिंधु सभ्यता में भी, उस समय पर भी ऑब्वियसली गोल्ड प्रीसियस होता होगा जब आज के समय। तो जो चीज बहुत ही प्रीसियस मटेरियल से बनाई गई है, ठीक है, दूसरी बात, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज्यादा क्या हो, नॉर्मल ना हो, बहुत ही ज्यादा हाईली टेक्नोलॉजी का यूज करके अगर उसको बनाया जाता हो, ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट मिला है तो उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, लग्जीरियस आइटम के रूप में कैटेगराइज कर दिया। समझ गए? आर्कियोलॉजिस्ट एज्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जरीज, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन चीजों को लग्जीरियस माना है, किन चीजों को, इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली, यदि वो बहुत ज्यादा रेयर हैं, बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलते हैं, और जिनको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता हो। ठीक है, नॉन लोकल मटेरियल्स, यानी लोकली जो चीजें अवेलेबल हैं, स्थानीय तौर पर जो रॉ मटेरियल्स हैं उससे नहीं बनाई गई है, कहीं दूर से रॉ मटेरियल्स बुलवाया गया और फिर उनसे अगर बनाई गई है। ठीक है, विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज, यानी टेक्नोलॉजीज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल तकनीक के द्वारा। अब एग्जांपल के रूप में आप लोग देख रहे हैं लिटिल पोर्ट ऑफ फियांस, यहां पे आपको एक डायग्राम में एक पोर्ट दिख रहा है, एक बर्तन के शेप का एक डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये फियांस का पोर्ट है। अब बेटा ये फियांस क्या होता है, इस चीज के बारे में आप लोग देखेंगे कि फियांस एक जो बालू होती है ना, बालू रेत, ठीक है, बालू रेत को गर्म किया जाता है, उसमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता है, तो बालू रेत, उसके साथ में कुछ चिपचिपा पदार्थ, कलर,
इन सबको मिलाकर इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इस तरह से ये पोट बनाया जाता है जिसे फियांस पोट कहते हैं, ठीक है, फियांस का बर्तन। तो इस तरह से ये पोट बनाया जाता है। तो इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा है, एक लग्जीरियस आइटम के रूप में क्लासिफाई किया है। अब इस तरह की अगर चीज मिलेगी तो हम बोल सकते हैं कि भाई डेफिनेटली इसको कोई बड़े आदमी ने यूज किया होगा। आज के समय भाई हर एक इंसान कार नहीं यूज कर रहा है, अगर कोई कार यूज कर रहा है तो हम बोल देंगे ना कि हाँ भाई ये तो बहुत ही पैसे वाला रहा होगा, तो इससे सोशल डिफरेंस हमको पता चल जाता। अब हर व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है आज के जमाने में लगभग, लेकिन कोई अगर एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा है, बहुत ही महंगा मोबाइल यूज कर रहा है, तो बोल देंगे कि हाँ भाई ये तो बहुत ही पैसे वाले होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह सिंधु सभ्यता में अगर किसी के घर से हमें फियांस का पोट मिला है, इसका मतलब वो बहुत ही अमीर रहा होगा, पैसे वाला रहा होगा। दैट इज द सोशल डिफरेंसेस। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन आ जाता है। कंफ्यूजन क्यों आता है भाई? अब मान लो कि आपके साथ में रहने वाले हर व्यक्ति एप्पल मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर व्यक्ति एप्पल का मोबाइल यूज कर रहा है, हर व्यक्ति के पास कार है, तो फिर हम कैसे सोशल डिफरेंसेस का पता लगाएंगे? और नॉर्मल जो चीजें हैं, जैसे मान लो हम खाना खाने के लिए जो बर्तन यूज कर रहे हैं वो सोने के बर्तन है, तो भ्रम होगा ही, कंफ्यूजन होगा ही। तो ऐसी स्थिति में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत कंफ्यूजन होता है जब नॉर्मल जो चीजें होती हैं, अगर वो बहुत ही ज्यादा हाईली प्रीसियस ऑब्जेक्ट से अगर बनाई गई हैं, अगर ऐसे कुछ एविडेंस मिले तो वो आर्कियोलॉजिस्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। समझ गए? ऐसा नॉर्मल तो आपको देखने में नहीं मिलेगा ना कि भाई जो खाना खाने के बर्तन है वो सोने के बने हुए हैं, या बहुत ही नॉर्मल यूज की जो चीजें हैं वो बहुत ही बेशकीमती या प्रीसियस ऑब्जेक्ट की बनी हुई है। तो ऐसा नॉर्मल नहीं देखने को मिलता। लेकिन अगर ऐसा देखने को मिले तो दैट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। समझ गए? यही चीज यहां पे बताई जा रही है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। देखिए यहां पे ये जो माइक्रो टॉपिक है, ये मैंने आपको जो पैराग्राफ है उसको इजी करने के लिए बना दिया है कि यहां पे एक्चुअल में क्या बात हो रही है। तो द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। समझ गए? जब हम डेली यूज की चीजों को देखते हैं और पाते हैं कि भाई ये तो बहुत ही बेशकीमती चीजों से बना हुआ है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि सच एस स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एस फियांस। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इस तरह से जो डेली यूज की चीजें होती हैं, स्पिंडल रोल्स, अगर ये बना हुआ है फियांस से, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब तो ये कंफ्यूजन है। डू वी क्लासिफाई दीज एस यूटिलिटेरियन और लग्जीरियस? तो हम इसको फिर यूटिलिटेरियन में क्लासिफाई करें या फिर लग्जीरियस आइटम में क्लासिफाई करें? समझ गए? अब भाई अगर सभी लोगों के घरों से सोने के बर्तन मिल रहे हैं तो हम उसको फिर यूटिलिटेरियन बोलें या फिर उसको लग्जीरियस बोलें? क्योंकि सभी का नॉर्मल चीजें अगर उससे बनी हुई, तो दैट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। समझ गए सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ वी हैव द, हाँ इसी में और भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स। अब हम थोड़ा सा ये जो लग्जीरियस आइटम्स हैं इसको थोड़ा क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, लग्जीरियस आइटम को, और साथ ही साथ हाँ लग्जीरियस आइटम को थोड़ा सा क्लासिफाई कर देते हैं। तो देखिए वैल्यूएबल मटेरियल्स की बात हो रही। कौन से मटेरियल्स की बात हो रही? वैल्यूएबल, जो बहुत ही क्या है, वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसमें एक तो आ गए जनरली कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जो इजीली क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं, जनरली किन जगहों पर ये पाए जाते हैं। और दूसरी बात हो गई रेयरली फाउंड, यानी इन जगहों पर ये बहुत ही रेयरली है कि ये मिलेंगे। समझ गए? अब यहां पर जो लग्जीरियस आइटम्स हैं इनके बारे में आप ये समझें कि भाई जहां पर अमीर लोग रहते होंगे वही लोग इसका यूज करते होंगे। जैसे बड़े बड़े जो शहर हैं, अब जैसे बहुत महंगी अगर कार्स होती है, बहुत महंगी महंगी जो कार होती है, ऑडी या फिर जो, मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन जो बहुत महंगी कार होती है, ठीक है, जो भी होती है, तो वो आपको गांव देहात में नहीं देखने को मिलेगी। कहां मिलेगी? बड़े बड़े शहरों में मिलेगी। तो उसी तरह ये जो लग्जीरियस आइटम्स हैं, इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये आपको बड़ी बड़ी बस्तियों में मिलेगी, ना कि छोटे मोटे जो सेटलमेंट से वहां मिलेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी? भले ही वो बनाए जाते होंगे छोटे मोटे सेटलमेंट्स पर, छोटी मोटी बस्तियों पर या जहां पे कारखाने, लेकिन यूज कौन करेगा? जो अमीर या बड़ा आदमी होगा। और बड़ा आदमी कहां रहेगा? शहरों में। तो यहां पे आप लोग देखें कि जो वैल्यूएबल मटेरियल्स हैं ये जनरली सामान्यतः कहां मिलते थे? जो लार्ज सेटलमेंट्स थे, बड़ी बड़ी बस्तियां थी, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। अब जो रेयरली अगर ये हमें देखा जाए, अगर रेयरली कभी कभार कहां मिलते हैं, या बहुत ना के बराबर कहां मिलते हैं? जो स्मॉल सेटलमेंट्स होते हैं लाइक कालीबंगा, यहां से कोई भी ऐसी बेशकीमती चीजें हमें नहीं मिलती हैं। समझ गए?
ज्यादातर जो बेशकीमती चीजें हैं वो हमें कहां मिलती हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े सेटलमेंट में। जैसे भी थे एग्जांपल मैंने बता दिया कि अगर बहुत महंगी कोई कार होती है तो वो हमें कभी भी गांव देहात छोटे एरिया में नहीं मिलेगी, वो हमें कहां मिलेगी, शहरों में मिलेगी, जहां पे बहुत ही अमीर लोग रहते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ लग्जीरियस मटेरियल्स के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, वैसे तो आप लोग एक चीज तो पता है ही आप लोगों को, दैट इज फियांस। फियांस को हमने ऑलरेडी बोला कि भाई वो आपका लग्जीरियस मटेरियल है, लेकिन इसके अलावा और भी अगर कुछ लग्जीरियस मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ लग्जीरियस मटेरियल में मिनीमेचर पोर्ट्स ऑफ फियांस, यानी फियांस का जो पोर्ट है, जो बर्तन है वो, ठीक है, फियांस का बर्तन। अब ये जो फियांस का बर्तन है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता था, ये भी ध्यान रखें। फियांस का जो बर्तन है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि शायद इसमें परफ्यूम रखा जाता होगा, यानी ये परफ्यूम की बोतल की तरह इसका यूज किया जाता होगा। इतना डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सीयूईटी के एग्जाम में तो कहीं से भी पूछा जा सकता है भाई, ये ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग या आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया, फियोन्स के बोटल्स का किस तरह से यूज किया जा सकता था। तो द करेक्ट आंसर विल बी परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बोटल्स, परफ्यूम बोतल के रूप में इसका यूज किया जाता होगा। ठीक है, अब ये कहां से मिला भाई, मैक्सिमम तो ये मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिला है। ठीक है, किसी भी नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स, किसी भी छोटे मोटे सेटलमेंट कालीबंगा से ये नहीं मिला है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि हमने जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें देखा है कि जो लार्ज सेटलमेंट है वहीं पर लग्जीरियस आइटम मिले हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स में रेयरली अवेलेबल है। ठीक है, अब दूसरी नंबर पे आती गोल्ड। गोल्ड जो कि आज के समय इतना बेशकीमती माना जाता, तो उस जमाने में भी डेफिनेटली माना ही जाता होगा कि गोल्ड बड़ा बेशकीमती आइटम है, बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल है, तो वो लोग भी इसको मानते थे। ठीक है, अब गोल्ड भी मिला है, लेकिन गोल्ड किस तरह से मिला है, किस रूप में मिला, अगर उसकी बात की जाए, ऑल द गोल्ड ज्वेलरी, जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी है या फिर कुछ भी कॉइन्स वगैरह जो कुछ भी मिला है, फाउंड एट हड़प्पन साइट वाज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। ठीक है, हड़प्पा के स्थानों से जो गोल्ड मिला है वो होर्ड के रूप में मिला है। ठीक है, होर्ड का मतलब होता है इस तरह से जो एक मटका टाइप है या फिर जिसके अंदर सारे के सारे जो गोल्ड की ज्वेलरी या फिर चीजों को भर के रखा जाता है। ठीक है, होर्ड के अंदर। ठीक है, तो इसे होर्ड के रूप में गोल्ड मिला है हड़प्पन साइट्स से, इस तरह से जैसे मैंने आपको डायग्राम दिया। तो किसी ने वहां पे रखा होगा, अब वो वहीं पर रखा रह गया, जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति आके उसको उठाएगा नहीं तब तक तो वहीं पर रखा रहेगा ना। इस तरह से होर्ड के रूप में ये गोल्ड हमें कहां से मिला है, हड़प्पन साइट से मिला। तो भाई आप लोगों को बातें समझ में आ गई, लग्जीरियस आइटम्स कौन से थे, किस तरह से उनका कैटेगराइजेशन हुआ। अब आगे आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। इट मीन्स शिल्प उत्पादन के तरीके क्या थे, शिल्प उत्पादन की जो चीजें थी, अब हम उसके बारे में अवलोकन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये अच्छा पहला 4th नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना आप लोगों को। क्या हमने पढ़ा इसमें कि सोशल डिफरेंसेस को पता करने के क्या तरीके थे, एक बरियल्स और दूसरा लग्जीरियस आइटम। अब बेटा हम बात कर रहे हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी शिल्प उत्पादन। ठीक है, शिल्प उत्पादन यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन। आज के टाइम का क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो कहां होता था, पहले तो ये चीज की बात करना कि कहां होता था और होता क्या था इसमें, मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन में आप क्या चीज को रखोगे, ये दो चीजें। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स थे ना, जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, यहां पर भारी मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होता था। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन के, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट यहां पे क्लियरली बोल सकते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन बड़े सेटलमेंट्स में नहीं होता था। ये स्मॉल सेटलमेंट्स बनाए गए थे सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा, जो डिस्टेंस एरियाज में या फिर जहां पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते थे वहां पे छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाए गए थे। वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड चन्हूदारो। और अगर मोहनजोदारो का कंपेयर करें तो मोहनजोदारो से बहुत छोटा सेटलमेंट था चन्हूदारो, बहुत छोटी बस्ती थी, लेकिन इस बस्ती में रहने वाले लोग कंप्लीटली इंगेज थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। वो लोग पूरी तरह शिल्प उत्पादन के कार्य किया करते थे। समझ गए? अब आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस देखें मोहनजोदारो और चन्हूदारो में। ठीक है, चन्हूदारो इज अ टिनी सेटलमेंट, बहुत छोटा सेटलमेंट, बहुत छोटी बस्ती, लगभग लेस देन 7 हेक्टेयर। ठीक है, वहीं अगर हम मोहनजोदारो से कंपेयर करें तो 125 हेक्टेयर। लेकिन मोहनजोदारो एक शहर था और चन्हूदारो एक छोटा सेटलमेंट, छोटी सी बस्ती थी। समझ गए? 7 हेक्टेयर में फैला हुआ, लेकिन पूरा
वहां पर जो लोग थे वो मेनली किस काम में इंगेज थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम में इंगेज थे। ठीक है, अब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो काम है, रिस्पेक्टली अगर बात की जाए, सिंधु सभ्यता के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए, तो इसमें क्या चीज आती है ये यहां पे आप लोगों को देखना है। ठीक है, सबसे पहले बीड मेकिंग। बीड का मतलब क्या होता है, मनके। मनके मतलब मोती, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, मनके मतलब मोती। मोतियों की माला देखते हो ना, ऐसे मनके जिसमें बीच में छेद होता है। तो पहला तो हो गया मनके बनाना, सबसे खास चीज, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। दूसरा है सेल कटिंग, यानी शंख को काटना, सेल कटिंग। दूसरा है मेटल वर्किंग, यानी धातु से रिलेटेड काम, मेटल से एसोसिएटेड, यानी धातुओं के बर्तन बनाना, औजार बनाना, टूल्स बनाना, दैट इज कॉल्ड मेटल वर्किंग। चौथे नंबर पर क्या है, सील मेकिंग, यानी मोहर बनाना। सिंधु सभ्यता के मोहर हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, मोहर, इंट्रोडक्शन में। दूसरा है भार, यानी बेट, जो बाट होता है उसको बनाना। ये सारे काम आते हैं आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर। ये सारी चीजें इंक्लूड हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में। ठीक है, अब इनमें से हम यहां पे बात करेंगे किसकी, बीड मेकिंग, यानी मनके बनाने का जो तरीका था, या मनके बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज किए जाते थे, उसको थोड़ा डिटेल में आपके सिलेबस के अंदर बताया गया है। बाकी चीजों को उतना नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन सबसे ज्यादा किसके बारे में बात की है, बीड मेकिंग यानी मनके बनाने के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मनके बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल्स। ठीक है, इस तरह से मनके की, जैसे ये माला बनी हुई है तो ये मनके हैं, मोती वगैरह जो है। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड्स। मनकों को बनाने के लिए मटेरियल्स। देखिए, मैंने पैराग्राफ को छोटे से माइक्रो टॉपिक में क्लासिफाई कर दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अब बेटा मनके बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज किए गए थे, उसको भी हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। अलग अलग प्रकार के मटेरियल से मनके बनाए जाते थे, ऐसा नहीं एक ही चीज से बना लिया। वहां के लोग बड़े मतलब इंटेलिजेंट रहे होंगे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, कि दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स मनकों को बनाने के लिए फॉर मेकिंग बीड्स। जैसे कि अगर स्टोन्स की बात करें तो अलग अलग प्रकार के स्टोन्स, उसमें भी एक स्टोन्स नहीं, जैसे कि कार्नेलियन, ये लाल रंग का थोड़ा सा चमकीला पत्थर होता था कार्नेलियन। कार्नेलियन का यूज करते थे, बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला रेड कलर का। जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज और स्टेटाइट, ठीक है, सेल खड़ी, इन चीजों से मनके बनाते थे। ये स्टोन्स की कैटेगरी में आ गए। दूसरा मेटल्स, धातुओं के भी थे, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। तो तांबा हो गया, कांसा हो गया, या फिर सोना हो गया, इनके भी बनाए जाते थे बीड्स। एंड देन अदर काइंड ऑफ मटेरियल, कुछ अन्य चीजें जैसे कि सेल यानी शंख हो गया, या फिर टेराकोटा, मिट्टी के, ठीक है, और बर्न्ट क्ले यानी जो पकी हुई मिट्टी होती है उसके। तो इस तरह से अलग अलग चीजों के, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सी चीज के मनके नहीं बनाए जाते थे। तो यहां पे आ गया आपका कि स्टोन दे देगा, मेटल दे देगा, अदर मटेरियल्स में ये दे देगा, इनमें से कोई भी चीज और कोई सी ऐसी चीज दे देगा जिसके नहीं बनाए जाते थे। समझ गए ना, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्वेश्चन का भी एग्जांपल दे दिया। ये 3 चीजें थी जिनसे मनके बनाए जाते थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा शेप की बात कर लें कि जो मनके बनाए जाते थे भाई वो किस शेप के हुआ करते थे। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि कई बार 2 पत्थरों को या 2 चीजों को जोड़कर, चिपकाकर आपस में मनके बनाया जाता था। उनको अच्छे से घिसा जाता था, चिकना बनाया जाता था। इवन कई बार उसमें कार्विंग भी की जाती थी, यानी उसमें उत्कीर्णन किया जाता था उसको और सुंदर बनाने के लिए। जैसे ज्वेलरी वगैरह में नहीं होता है कि अच्छे से उसको सुंदर बनाया जाता है, वैसे ही मनकों पर भी वो कर दी जाती थी, कार्विंग कर दी जाती थी। ये सारी प्रोसेस होती थी। अच्छा, शेप में बता रहा था आपको, तो बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ शेप के मनके बनाए जाते थे। जैसे कि डिस्क शेप्ड, डिस्क के जो शेप होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं थोड़ा डिस्क शेप जो होता है। देन सिलिंड्रिकल शेप, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप आप लोग देख रहे हैं। देन स्फेरिकल, बैरल शेप्ड, और सेगमेंटेड यानी टूटे फूटे जो सेगमेंटेड शेप होते हैं ये। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ शेप के मनके यानी बीड्स बनाए जाते थे। तो शेप समझ में आ गया, मटेरियल्स कौन सा यूज कर रहे थे वो समझ में आ गया। अब बात करेंगे टेक्नोलॉजीज, क्या तकनीक यूज की जाती थी मनकों को बनाने के लिए। अब देखते हैं टेक्नोलॉजीज क्या थी भाई। यहां पे आ जाती है टेक्नोलॉजीज फॉर मेकिंग बीड्स, मनकों को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी। तो बेटा टेक्नोलॉजी डिपेंड करेगी कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप कोई मेटल यूज कर रहे हो तो आपकी टेक्नोलॉजी अलग होगी। अगर आप कोई स्टोन यूज कर रहे हो तो आपकी टेक्नोलॉजी अलग होगी। अगर कोई अदर मटेरियल यूज कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी अलग होगी। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई है ना। वो तो भाई आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसी के ऊपर तो टेक्नोलॉजी या टेक्निक डिपेंड करेगी ना। तो हम यहां पे देखेंगे कि स्टेटाइट के, किसके, स्टेटाइट के जो मनके बनाए गए, यानी सेल खड़ी के जो मनके बनाए गए,
अब अगर वो लोग स्टेटाइट के मन के बना रहे हैं तो वो किस तरह से बनाते थे। अब स्टेटाइट पहले तो होता क्या है, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है, यानी कि सॉफ्ट स्टोन, पत्थर ही है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट स्टोन, ठीक है, इजीली वर्कड, इस पर इजीली काम किया जा सकता है। पहली चीज तो हो गई ये कि भाई ये सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ मन के जो मिले हैं वो क्या करके किस तरह से बनाए गए हैं कि जो स्टेटाइट था उसका जो एकदम चूरा बना लिया, चूर कर लिया उसको, एकदम उसको पेस्ट बना दिया, और पेस्ट बनाने के बाद उसके जो खांचे होते हैं, जैसे आप आइसक्रीम कुल्फी खाई होगी ना अपने, आप लोगों ने आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को जैसे कुल्फी पहले गांव में मिलती है, अभी भी मिलती है वैसे, तो कुल्फी को कैसे खांचों में भर दिया जाता है, दूध और जो भी आइटम है, और फिर उसको ऐसे निकाल देते हैं। तो इस तरह से खांचे बनाए जाते थे और उसके अंदर जो पेस्ट होता था स्टेटाइट का वो भरकर ऐसे मन के बना लिए जाते थे। तो एक तो ये तरीका है भाई, सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट मेड विथ स्टेटाइट पाउडर, स्टेटाइट का जो एकदम चूरा है उसका पेस्ट बना लिया और उसको खांचों के अंदर भर दिया, समझ गए, ये एक तरीका है, मोल्ड करके बनाया। इसके अलावा दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप। अब भाई इस तरह से तो आप किसी भी शेप का बना सकते हो, है ना, आपके पास आपका जैसा खांचा होगा उस शेप का आप बना लोगे, जिस शेप का आपके पास वो होगा, जिस शेप का आप बनाना चाहते हो उस शेप का आप यहां पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो, समझ गए। लेकिन अगर आपके पास स्टोन है, अगर आप पत्थर, मजबूत पत्थर का बना रहे हो, मजबूत पत्थर का, ठीक है, जो ऐसे मोल्ड नहीं किया जा सकता हो, तो उसका तो शेप आपको फिक्स है कि भाई आपको जो ज्यामितीय शेप होते हैं, जियोमेट्रिकल जो शेप होते हैं उसी शेप में बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे जिस शेप के मन के बना सकते हैं, समझ में आ गई बात। अच्छा, यहां पे भी आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सिंधु सभ्यता के अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक रिजोल्व नहीं हुए हैं, जैसे वहां की लिपि, उसी तरह अभी एक आध चीज और भी आई थी कि जब हम बरियल्स पढ़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको अभी तक रिजोल्व नहीं किया गया। अब यहाँ पे ना बहुत ही माइक्रो बीड्स मिले हैं, बहुत ही छोटे छोटे मन के, किस चीज के, स्टेटाइट के, स्टेटाइट के बहुत माइक्रो बीड्स मिले। तो भाई ये माइक्रोबिट्स मिले हैं, इसके पीछे ये कैसे बनाए गए थे, इसके पीछे का राज क्या है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट, इस पहेली को आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। समझ गए सभी लोग इतनी बात। तो बेटा मनकों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मनके कैसे बनाए जाते थे, मनके बनाने की स्ट्रेटेजीज क्या थी, उनके तरीके क्या थे, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने स्टेटाइट की तो बात कर ली, लेकिन स्टेटाइट के अलावा एक और भी स्टोन था जिसका नाम था कार्नेलियन, थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने मटेरियल्स में, एक तो स्टेटाइट हो गया अपना, दूसरा क्या होगा, कार्नेलियन। थोड़ा सा कार्नेलियन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा रेड कलर का ये स्टोन होता है। तो बेटा कार्नेलियन जो है ना बहुत सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा, उसके भी कुछ मन के मिले हैं। तो कार्नेलियन को देखते हैं, इस तरह से होता है। तो कार्नेलियन का जो ये लाल कलर है, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी की, आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी स्टडी करी, एक्सपेरिमेंट किए इस रेड कलर के बारे में, और एट द एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया रिसर्च के बेसिस पर, स्टडी के आधार पर, कि जो कार्नेलियन का रेड कलर है वो येलो कलर के रॉ मटेरियल्स को आग में तपाकर, ठीक है, उसको फायर किया जाता, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, एंड देन इस तरह से रेड कलर मिलता है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा। जो सिंधु सभ्यता में कार्नेलियन के मन के मिले उसके बारे में, द रेड कलर ऑफ द कार्नेलियन, कार्नेलियन का जो लाल रंग है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बात बोली। कहीं पर भी कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले सेशन में आपके कमेंट्स को रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है, या मैं उसको फिर डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट सेशन में। जैसे इस सेशन में प्रीवियस सेशन के जो डाउट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन यहां पर कोई अभी डाउट मुझे दिखा नहीं तो मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं उसकी, समझ गए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, कार्नेलियन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल, यानी येलो कलर का जो रॉ मटेरियल्स है उसे पहले आग में अच्छा गर्म किया जाता है, एंड देन रेड कलर मिलता है, समझ गए। अलग अलग स्टेजेस जो होती है प्रोडक्शन की, उसके बाद फाइनली आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ जब हम मन के बनाते हैं, मान लो पत्थर के मन के बना रहे हैं, या जिस चीज का बना रहे हैं वो भाई सॉलिड तो है ही, अगर पत्थर के मन के बनाए जा रहे हैं तो पत्थर का एक बड़ा सा एक स्टोन है, फिर स्टोन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसको एक शेप देंगे, एक पर्टिकुलर शेप दिया जाएगा, ठीक है, जिस शेप का हमको मन का बनाना है, गोल या फिर सिलेंड्रिकल या डिफरेंट जो भी शेप है, उससे वो वाला शेप देंगे। और शेप देने के बाद जो लास्ट प्रोसेस होगी उसकी वो होगी कि उसकी थोड़ी घिसाई की जाएगी, उसकी थोड़ी पुताई की जाएगी, पेंटिंग, ठीक है, घिसाई किया जाएगा। और एट द एंड मनके की सबसे खास और लास्ट स्टेज क्या होती है कि उसके अंदर ड्रिलिंग की जाएगी, उसमें छेद किया जाएगा,
ताकि माला आपको बनाना, हार बनाना है तो धागे के अंदर उसको पिरोना पड़ेगा ना, तो आखिरी में क्या किया जाता, ड्रिल किया जाता। तो यहां पे यही बात हो रही है, ड्रिलिंग द लास्ट प्रोसेस ऑफ बीड मेकिंग। ठीक है, ड्रिलिंग क्या होती है, लास्ट प्रोसेस होती है बीड को, मनके को बनाने की। मनके बनाने का मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको कि अगर मान लो एक पत्थर है, बड़ा पत्थर है, तो पत्थर को पहले तोड़ोगे, उसको एक शेप दोगे, एक फिक्स शेप जो आपको बनाना, जिस भी शेप में बनाना वो शेप आप दोगे। उस शेप को देने के बाद उसकी थोड़ी सी घिसाई करोगे ताकि दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा चिकना बनाया जाएगा, थोड़ी उसकी पेंटिंग वगैरह की जाएगी, एंड एट द एंड उसके अंदर ड्रिल किया जाएगा, छेद किया जाएगा, ताकि उसकी माला बनाई जा सके, धागे में उसको पिरोया जा सके। समझ गए? अब ड्रिल कैसे करते थे, ड्रिल करने की जो टेक्निक थी वो क्या थी भाई? क्या ड्रिलिंग मशीन यूज करते थे, जो आज के समय पर ड्रिलिंग मशीन होती, दीवारों में भी छेद कर देती है जो, क्या इस तरह की कोई मशीन थी, कोई टूल था, उपकरण था, क्या था? तो बेटा ड्रिलिंग के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि कुछ ड्रिल के टूल्स मिले हैं, कुछ औजार थे जिनसे ड्रिल किया जाता था। और इस प्रकार के जो ड्रिल के टूल्स हैं वो हमें कहां से मिले हैं? वो हमें मिले हैं चन्हुदारों से, लोथल से, और एट द एंड आपने देखा कि रिसेंटली हमें मिला है कहां से? धोलावीरा, जो गुजरात में। इन जगहों से हमें ड्रिल करने के जो टूल्स हैं वो मिले हैं, और ये जो ड्रिल के टूल्स मिले हैं वो कहां से? चन्हुदारो, लोथल, और रिसेंटली हमें धोलावीरा से मिले हैं। मुझे लग रहा है आप लोग ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बची होगी कि किस तरह से ड्रिलिंग या सारी की सारी स्टेजेस होती थी मनके को बनाने की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब यहां पे क्या है? सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि मन के जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, अलग अलग प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसीजर्स आती हैं, क्या क्या होता है। उसमें हमने एक चीज को उठाई थी और वो क्या थी? मनकों को बनाना, है ना, बीड्स मेकिंग। तो फिर उसमें हमने सबसे पहले देखा कि भाई बीड्स किस मटेरियल्स के बनाए जाते थे, फिर देखा कि टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स क्या थी, तो वो डिपेंड करती थी कि मटेरियल क्या है। हमने फिर स्टेटाइट के मनकों की बात करी, ठीक है, कार्नेलियन के बारे में बात कर ली, लास्ट स्टेज जो होती ड्रिल करने की उसको देख लिया। अब आते हैं सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन पर, कि ये जो शिल्प उत्पादन का काम था ये कहां होता था, और आप ये कैसे पता करोगे कि यहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। इस चीज को हम 5.1 में पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमारे सामने जो सेंटर्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो सेंटर्स मिले, इसमें एक दो नाम आप लोग देख रहे हैं, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट ये जगह आती पाकिस्तान के अंदर, जो कोस्टल एरियाज हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कोस्ट पे, समुद्र के किनारों पर ये सेटलमेंट्स थे, बस्तियां थी, नागेश्वर और बालाकोट। समझ गए? यहां पे दोनों जगहों पर जो कुछ भी प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जो भी शिल्प या क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, उन्हें वहां से कैरी करके जो लार्ज सेटलमेंट से वहां पर ले जाया जाता था। ठीक है, क्योंकि वो तो छोटे मोटे बस्तियां थी, वहां पे तो लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो तो बनाने का, जैसे कारखाना है, कारखाने में बहुत सारी चीजें बन रही है फैक्ट्री में, तो भाई वो फैक्ट्री के लोग थोड़ी यूज करे, वो बना रहे हैं, फिर वो सारा प्रोडक्शन गुड्स है वो दूसरे जगह पर शहरों में जाएगा। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ पे नागेश्वर बालाकोट की बात करें, पाकिस्तान में जगह आती है, दोनों के दोनों क्या है? नियर द कोस्ट है, समुद्र के किनारे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स वहां से मिल जाएगा। दीज वर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग। अच्छा, यहां पे क्या काम होता था? शंख, शंख से जुड़ा हुआ, ठीक है, मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, यानी शंख के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे पर है तो वहां पे शंख तो मिल ही जाएगा इजीली। ठीक है, इंक्लूडिंग बेंगल्स, जैसे चूड़ियां बनाना हो, लेडलेस एंड इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। समझ गए भाई? ये बात क्लियर हो गई कि यहां से ये सारे जो क्राफ्ट की चीजें थी वो बनाई जाती थी, चूड़ियां वगैरह बनाई जाती थी, करछियां वगैरह, पच्चीकारी के जो काम है वो होते थे, और फिर इन चीजों को ले जाया जाता था लार्ज सेटलमेंट्स में। एक तो ये पढ़ लिया अपन ने। अब इन दूसरे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स थे उनकी बात करें तो उसमें चन्हुदारो और लोथल का नाम आ जाता है। चन्हुदारो पाकिस्तान के सिंध में आता है, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने बात करी थी, और लोथल तो आप जानते हैं गुजरात में आता है। ठीक है, लोथल और चन्हुदारो ये भी स्मॉल सेटलमेंट थे और पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन के कार्य में एसोसिएटेड थे या फिर इंगेज थे। ठीक है, सिमिलरली फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जैसे मनके वगैरह बनाने का, यानी मनके बनाने की तो कारखाना भी मिला है इन दोनों जगहों से, लोथल और चन्हुदारो से बीड मेकिंग फैक्ट्रीज या फिर जो कारखाना होता वो मिला है। तो यहाँ पे क्या काम होता था भाई? क्राफ्ट का तो आप बोल दोगे कि मनके बनाने का काम होता था। यहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे नागेश्वर और बालाकोट में। यहाँ पर, अच्छा बालाकोट वो नहीं समझना, वो पाकिस्तान में जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक किया, वो बालाकोट अलग है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे भी हुआ था। ये बालाकोट अलग है, वो वाला बालाकोट तो उधर कश्मीर से के पास में आता है,
है, ये बालाकोट अलग है, ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह हमने जैसे चनुदार और लोथल की बात करें तो यहाँ पे क्या क्राफ्ट का काम होता है, यहाँ पे मनके बनाए जाते हैं, ठीक है, मनके बनाए जाते हैं। और इनके बारे में भी आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर भी जो मनके बनाए जाते थे या जो भी चीजें बनाई जाती थी, इन्हें भी कैरी करके ले जाया जाता था अर्बन सेंटर्स पर, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी होती थी। अब आगे आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, दैट इज आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा थोड़ा जो प्रीवियस माइक्रो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसी तरह से है, बट यहां पे आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे किसी जगह को कि वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था, कि वहां पे किसी प्रकार की कला वस्तुएं या पूरा वस्तुएं बनाई जाती थी। ये कैसे पता करोगे भाई कहीं पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ये कैसे पता करोगे? सीधी सी बात है, अगर किसी जगह पर कोई रॉ मटेरियल मिला, कोई टूट फूट वाला टूटा फूटा कूड़ा करकट अगर टाइप की चीज मिली भारी मात्रा में, तो हम बोल देंगे कि भाई यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन या कुछ ना कुछ काम हो रहा था। समझ गए? अब आज की टाइम से कंपेयर करो, उस टाइम पर जाओ, वैसे ही करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आज जो हम चीज यूज कर रहे हैं उसी को माइंड में रखते हुए एक एजम्पशन लगाए जाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो कहीं पर अगर किसी जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट को रॉ मटेरियल्स मिले, टूट फूट के सामान मिले, पत्थरों के टुकड़े वगैरह मिले, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये जो कूड़ा करकट मिला है, ये जो मटेरियल्स मिला है, इसका मतलब यहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता होगा। समझ गए सभी लोग कि तरीके क्या थे वो मैंने आपको बताए इस चीज को जांचने के। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन के सेंटर्स का पता करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक इनटू द फॉलोइंग थिंग्स। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है, पुरातत्व शास्त्री जो है, वो कुछ चीजों को देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? कि अगर किसी जगह से क्या मिला, रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोड्यूल्स, कोई कच्चा माल मिला, या जैसे कि पत्थर के टुकड़े वगैरह, ठीक है, पत्थर के टुकड़े वगैरह मिले, पूरे के पूरे शंख मिले, होलसेल यानी पूरा शंख मिला, कॉपर और तांबे का अयस्क मिला, ठीक है, देन औजार वगैरह मिले, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, अधूरी वस्तुएं मिली, ठीक है, एंड एट द एंड रिजेक्टेड एंड बेस्ड मटेरियल्स, ठीक है, जो चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था कि भाई इससे अब कुछ नहीं बनाया जा सकता है, और जो साथ ही साथ क्या होता है, वेस्ट मटेरियल्स होता है, ठीक है। ये अगर चीजें कहीं पर मिल रही है तो आर्कियोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि यहां पे किसी प्रकार से प्रोडक्शन का काम होता होगा। और इन सारी चीजों में सबसे बेस्ट जो इंडिकेटर है, सबसे अच्छा इंडिकेटर जो है, वो है आपका बेस्ट मटेरियल्स, यानी कूड़ा करकट। सबसे बेस्ट इंडिकेटर यही है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका आंसर होगा वेस्ट मटेरियल्स। किसी जगह पर अगर हमें कूड़ा करकट या वेस्ट मटेरियल्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिला सिंधु सभ्यता में, दैट मींस दैट इज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, बात क्लियर आप लोगों को? क्योंकि तरीका ये होता है, देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो मनका बनाना है तो एक बड़ा पत्थर होगा, फिर उसके टुकड़े होंगे, ठीक है, तो अब बड़े टुकड़े बहुत सारे टुकड़े हुए, तो उनमें से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, थोड़े बड़े जो छोटे टुकड़े में से भी जो बड़े टुकड़े हैं उनको यूज कर लिया जाएगा। लेकिन जो बहुत ही छोटे टुकड़े हैं जिनसे आगे कुछ नहीं बनाया जा सकता, उन्हें वहीं पर फेंक दिया जाता है कि इससे अब कुछ नहीं हो सकता। समझ गए? ये होता है कि अगर वहां पे जो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको तो यूज करेंगे नहीं अपन। एक सेप जैसे यहाँ पे मूर्ति है, अब भाई ये मूर्ति है तो एक बड़ा सा पत्थर लिया होगा, फिर उस पत्थर को तोड़ा होगा, ठीक है, अब जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों का भी यूज करा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों का यूज तो नहीं किया गया होगा ना। समझ गए? ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स लार्जर वेस्ट, यानी जो बेस्ट में भी जो बड़े टुकड़े हैं उनको यूज कर लिया जाता है, लेकिन जो बहुत ही मिनी स्केल के होते, छोटे होते हैं, उनको वहीं पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, दीज ट्रेसेस सजेस्ट, अब ये जो चीजें हैं ये चीज सजेस्ट करती है। क्या चीज सजेस्ट करती है? यही क्या इससे इंडिकेशन मिलता है दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, अगर आपको कहीं पर भी, चाहे वो छोटा सेंटर हो, सेटलमेंट हो या फिर बड़ा सेटलमेंट हो, अगर वहां पर आपको इस तरह से अगर वेस्ट मटेरियल्स मिले हैं तो ये सजेस्ट करते हैं कि वहां पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता होगा। यानी सिर्फ एक ही ये चीज मत मान के चलिए कि जो छोटे सेटलमेंट है वहीं पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता है। अब जो बड़े बड़े सेटलमेंट जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, अगर वहां पर भी इस तरह से रॉ मटेरियल्स मिला, इट मींस कि वहां पर भी होता होगा ये वाला कार्य, इस प्रकार से क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम वहां पर भी होता होगा। ये चीज से हमें ये इंडिकेशन मिलता है। समझ गए?
दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स, यानी स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स के अलावा भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। समझ गए सभी लोग? इसमें किसी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये वाले कॉन्सेप्ट में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के आइडेंटिफाइंग सेंटर्स वगैरह हमने बात करी। ठीक है, अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। नाउ वी हैव दी अनदर कॉन्सेप्ट, और अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, यानी माल प्राप्त करने के तरीके, मटेरियल्स को प्रोक्योर करने की स्ट्रेटेजीज। बेटा आप लोगों को ये तो बात पता चल गई कि सिंधु सभ्यता के लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम करते थे, शिल्प उत्पादन का काम करते थे। अब शिल्प उत्पादन का जब काम होता है तो उसमें बहुत भारी मात्रा में अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब उन मटेरियल्स में कुछ मटेरियल्स तो हमको लोकली मिल जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो बाहर से बुलवानी पड़ती होगी। और जब चीजें बाहर से बुलवाई जाती थी तो उसके क्या कोई हमारे पास एविडेंस है, या फिर किस तरीके से बुलवाया जाता था? समझ गए? बाहर से, दूसरे देशों से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से भी यहां पे ट्रेड होता था, तो उन चीजों को कैसे बुलवाया जाता था, उस चीज को हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है। समझ गए? तो देखिए, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है सभी लोगों को कि वैरायटी ऑफ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। शिल्प उत्पादन के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, वाइल सम सच एज क्ले, उसमें से कुछ जैसे मिट्टी वगैरह है, मिट्टी तो हर जगह मिल ही जाएगी, तो कुछ चीजें तो लोकली अवेलेबल होती, स्थानीय तौर पर मिट्टी वगैरह तो मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ चीजें जो लोकली अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कि मेनी सच एज, जैसे स्टोन्स हो गए, पत्थर, जो कीमती पत्थर, वे कीमती प्रीसियस स्टोन्स, टिम्बर यानी लकड़ियां, ठीक है, एंड मेटल्स यानी धातुएं, हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एलुअल प्लेन। तो सिंधु सभ्यता वाला जो रीजन है वो तो एलुअल जलोढ़ मैदान वाला क्षेत्र, तो उसे बाहर से बुलवाना पड़ती थी, अक्रॉस द एलुअल प्लेन से ये सारी चीजें बुलवानी पड़ती थी, जिसमें लकड़ियां हो गई या पत्थर हो गए, और साथ ही साथ आपके मेटल्स यानी धातुएं हो गई, ये बाहर से बुलवाना पड़ता था। ठीक है, बाहर से चीजें बुलवाई जाती थी, इस बात का कोई एविडेंस भी है? कैसे चीजों को लाते थे? तो भाई उसका एविडेंस है। क्या एविडेंस है? हमें टेराकोटा मिले, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, और मिट्टी के खिलौने किस चीज के मिले? बैलगाड़ी, कार्ट का। ठीक है, बैलगाड़ी का मिट्टी का खिलौना, इसका मतलब यहाँ पे कार्ट या बैलगाड़ी का यूज किया जाता होगा माल को, मटेरियल्स को अलग अलग जगहों पर लेकर जाने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पर जो बैलगाड़ी है उसका यूज किया जाता होगा। समझ गए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्ट का यूज किया जाता होगा। एक तो ये हो गया लैंड ट्रांसपोर्ट, इससे हो जाता था, यानी जमीन के ऊपर इस तरह से ट्रांसपोर्ट हो जाता था। दूसरी चीज यहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदियां तो इजीली यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। समझ गए ना? वाटर ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। समझ गए? और तीसरा कोस्टल यानी समुद्री ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं प्रोबेबली, यानी हो सकता है, यहां पे प्रोबेबली है, कोस्टल रूट वाज आल्सो प्रोबेबली यूज्ड। ये तो हो गया कि लैंड से ट्रांसपोर्ट होता था क्योंकि हमें मिट्टी का बना हुआ बैलगाड़ी का खिलौना मिला है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि वो उसको यूज करते होंगे। ठीक है, दूसरा इस नदियों के ऊपर तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो हर जगह, मेसोपोटामिया में भी जैसे हमने पढ़ा वो होता था। ठीक है, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है वो खाली इजीली ये काम वहां पे हो जाया करता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई मटेरियल्स यूज होता था, और मटेरियल्स को इन रास्तों से उन मटेरियल्स को लाते थे, ये तरीके थे ट्रांसपोर्टेशन के, ये मीडियम थे। अब बात आती है कि मटेरियल्स को बुलवाने के तरीके क्या थे। ठीक है, अब बात आती है ये वाली कि किस तरह से मटेरियल्स बुलवाए जाते थे। तो यहां पर आप देखोगे पहला तरीका, इसमें भी दो तरीके पड़ेंगे। ठीक है, पहला तरीका, और यहां पे आपका अब 6.1 आ गया है, यहां पर तो हमारा भी 6 चल रहा था जिसमें हम बोल रहे थे कि मटेरियल्स जो प्रोक्योर किए गए। अब 6.1 में बात हो रही है मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, यानी भारत का जो उपमहाद्वीप है वहां से और भारत से बाहर दूसरे महाद्वीपों से, दूसरे कॉन्टिनेंट या दूसरे देशों से जो मटेरियल्स बुलवाए गए। ठीक है, ये बात क्लियर। लेकिन इसके तरीके क्या थे? ठीक है, इसमें पहला तरीका ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है?
पहला तरीका है स्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स, यानी जहां पर रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है, हम लाएंगे नहीं, ठीक है, हम वहीं पर अपनी फैक्ट्री या अपने सेटलमेंट बना देंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा मॉडर्न, बहुत ज्यादा हाई थिंकिंग वाले लोग हैं कि कौन वहां से लाएगा, फिर यहाँ पे बनाएगा और फिर उसका यूज होगा। इससे अच्छा अपन क्या करते हैं कि भाई अफगानिस्तान के सोरतगुई में एक बहुत चमकीला पत्थर मिलता है, अपन क्या करते हैं 15 20 500 लोग जाएंगे, वहीं पे रहना शुरू कर देंगे और वहीं पे वो मटेरियल्स को यूज करेंगे, उसका क्राफ्ट बनाएंगे और फिर वो जो बना हुआ क्राफ्ट है वो अपने पास आ जाएगा। इसी तरह लोथल में कुछ हो रहा है, इसी तरह चनुदारों में कुछ मिल रहा है, वहीं पर अपने सेटलमेंट बना दो, वहीं पर अपनी बस्तियां बना दो। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल की थिंकिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप सोच लिया, चीजों को लाएंगे नहीं, वहीं अपनी बस्ती बना देंगे और वहीं पर भेज देंगे कुछ लोगों को, वो वहीं रहेंगे और वहीं पर चीजों को बनाएंगे और बने हुए मटेरियल्स अपने पास मिल जाएंगे। एक तरीका क्या, एस्टेब्लिश द सेटलमेंट्स, अपनी बस्तियों को वहीं पर एस्टेब्लिश कर दो जहां पर वो मटेरियल बन रहा है या मिल रहा है सोर्स से। द हरप्पन्स प्रोक्योर्ड मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज। तो हरप्पन्स जो है वो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल्स को अलग अलग तरीकों से बुलवाते थे, जैसे कि फॉर इंस्टेंस द स्टेब्लिश सेटलमेंट, जो मैंने आपको बता दिया कि वो अपने सेटलमेंट्स को स्टेब्लिश कर दिया करते थे उन्हीं एरियाज में जहां पर वो मटेरियल अवेलेबल है। विथ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे नागेश्वर और बालाकोट, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पाकिस्तान में, यहां पर सेल ऑब्जेक्ट्स यानी शंख वगैरह मिल जाते थे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कोस्टल एरियाज में है। तो ये हो गया, यहाँ पे अपने सेटलमेंट बना दिए, स्मॉल सेटलमेंट। सोरतुगी अफगानिस्तान में, यहाँ पे लेपिस लेजुली जो चमकीला पत्थर होता है, लाजवर्द मनी, ठीक है, एक ब्लू कलर का बहुत ही प्रीसियस स्टोन, वो मिलता है, तो वहीं पर सेटलमेंट बना दिए। लोथल जो गुजरात में है, यहाँ पे मनके बनाने का काम होता था, तो कार्निलियन वगैरह वहां मिल जाता था, ठीक है। राजस्थान के अंदर स्टेटाइट और मेटल, यानी ये सारी चीजें राजस्थान में थी, तो वहां पर अपने सेटलमेंट स्टेब्लिश कर दिए। ये बात क्लियर आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। बेटा एक तरीका तो समझ में आ गया कि स्टेब्लिश कर दो अपने सेटलमेंट्स को। एक और तरीका था। अब दूसरा तरीका जो था वो ये था, क्या था भाई? दूसरा तरीका जो था वो ये था कि क्या करें अपन एक काम करते हैं, अपन एक कैंपेन भेजते हैं, अपन एक एक्सपेडिशन अभियान भेजते हैं, कुछ लोगों को भेज देंगे वहां पर, वो लोग वहां पर जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे और उनसे उन चीजों को लेंगे और लेकर वापस आ जाएंगे। यानी एक अपन लोगों को भेज देते हैं, अपनी बैलगाड़ी लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके उसमें सामान भरकर लेकर आ जाएंगे, ठीक है, वहां के लोगों से कनेक्शन करके। तो एक दूसरा तरीका सेंड एक्सपेडिशन, यानी अपने अभियानों को भेजना, ठीक है। तो यहां पे देखें, अनदर स्ट्रेटेजी टू सेंड एक्सपेडिशंस टू एरिया सच एज, तो दूसरा तरीका क्या था? अपने अभियानों को भेज देना, ठीक है, अपने अभियानों को भेज देना। तो इसका आप लोग यहाँ पे विथ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर खेतड़ी जगह है, तो वहां पर से कॉपर इस तरह से बुलवाया जाता था, और दूसरा साउथ इंडिया से गोल्ड बुलवाया जाता था। ये हम बिना किसी सोर्स के, एविडेंस के नहीं बोल रहे हैं, एविडेंस है इस चीज का। तो राजस्थान के खेतड़ी वाले एरिया से कॉपर बुलवा लिया जाता था और साउथ ऑफ इंडिया से गोल्ड वगैरह बुलवा लिया जाता था। इसके एविडेंस के रूप में ये है कि कभी कभार ये जो एरिया, ये जो क्षेत्र है राजस्थान का खेतड़ी वाला एरिया, इन एरिया से कभी कभार हमें सिंधु सभ्यता के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, जैसे कि मोहरे वगैरह हो गई, सील्स हो गए, बाट हो गए, वो चीज मिलती हैं। अगर वो चीज मिलती है, इसका मतलब कि डेफिनेटली उनके बीच में कोई कनेक्शन रहे होंगे। समझ गए? ये इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो, जैसे ये माइक्रोबीट्स वगैरह यहां से मिले। नेक्स्ट, अब बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा माइक्रो कॉन्सेप्ट आ गया है, दैट इज द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। हम हरप्पन कल्चर पढ़ रहे हैं, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन राजस्थान के जोधपुर वाले रीजन में एक नया कल्चर मिला और इस नए कल्चर को नाम दिया गया गणेश्वर जोधपुरा कल्चर, ठीक है। अब ये वाली जगह पर जो मटेरियल्स, जो चीजें हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो नॉन हरप्पन है, यानी हरप्पा की तरह नहीं है, वो हरप्पा से थोड़े डिफरेंट चीजें मिली है, ठीक है। इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको क्या नाम दे दिया? नॉन हरप्पन कल्चर या फिर द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये एक प्रकार से इंडिकेट करती है कि ये लोग क्या करते होंगे, अपना कॉपर भेजते होंगे, देते होंगे हरप्पा के लोगों को, और उसके बदले में हरप्पाई चीजों को वो लेते होंगे। देयर इज एविडेंस इन द खेतड़ी एरिया for what archaeologists call with the distinctive non-Harappan pottery and unusual wealth of copper objects, ठीक है। It is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappans, तो ये possible है कि यहाँ के जो inhabitants हैं वो अपने materials Harappans को देते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। Now we have the another point, another concept हमारे सामने आ रहा है, that is contact with distant lands, दूर के
देशों के साथ या दूर के क्षेत्र के साथ में कनेक्शन यानी संबंध। अब इसके पीछे या इसके भी एविडेंस हमें मिले, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता वाला एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये वाला रीजन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेसोपोटामिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको ओमान वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो कि अरब प्रायद्वीप का जो साउथ ईस्ट किनारा है वहां पर है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न जो किनारा है अरब प्रायद्वीप का, वहां पे आपको ओमान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, हाल ही में जो पुरातात्विक खोज हुई है, जो फाइंडिंग्स हुई हैं, उसमें ये पता चला कि जो कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कॉपर सिंधु सभ्यता में मिला है, ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो कॉपर मिला है और जो ओमान में जो कॉपर प्रोड्यूस होता था या ओमान का जो कॉपर था, ठीक है, वो दोनों एक ही ओरिजिन यानी एक ही जगह से वो कॉपर निकला था। ऐसे कुछ हमें एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है। सबसे पहले तो हम ओमान के साथ कनेक्शंस को देखेंगे और फिर मेसोपोटामिया के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या है कि दूर दराज के जो एरियाज हैं, लैंड्स हैं, उनके साथ में संबंध, और उसमें पहला हमारा ओमान होगा और दूसरा हमारा मेसोपोटामिया होगा। अब ओमान के साथ कनेक्शन थे, उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो देखिए, रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या सजेस्ट करते हैं, दैट कॉपर वाज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, कि हो सकता है कॉपर ओमान से बुलवाया जाता होगा, ठीक है। और ओमान कहाँ है, ऑलरेडी बता चुका हूं कि अरब प्रायद्वीप का जो साउथ ईस्टर्न टिप है, किनारा है, वहां पर है। अब भाई कैसे बोल सकते हो, एविडेंस बताओ। तो एविडेंस यहाँ पे आपको ये बताए जा रहे हैं। पहला एविडेंस तो ये है कि जो कॉपर ओमान से निकला है या ओमान में जो कॉपर के चीजें मिली है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उन दोनों कॉपर को जब साइंटिफिक लेवल पर स्टडी किया गया, ठीक है, रासायनिक वैज्ञानिकों ने, जब केमिकल साइंटिस्ट ने जब उनको स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि दोनों ही कॉपर में निकल के साक्ष्य हैं, ट्रेसेस ऑफ निकल्स हैं, उधर के कॉपर में भी और इधर के कॉपर के आर्टिफैक्ट्स में भी। इसका मतलब ये कॉपर एक जगह से ही निकला होगा, सेम इसका ओरिजिन रहा होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक यही नहीं है, एक और भी एविडेंस है। एक दूसरा एविडेंस ये है कि ओमान से, है ना, इंडिया से नहीं, ओमान से एक बड़ा बर्तन मिला है, और ये जो बर्तन है ये हड़प्पाई है, यानी सिंधु सभ्यता का एक बहुत बड़ा बर्तन जो होता है, ठीक है, जार जिसको हम बोल सकते हैं, हड़प्पन जार, वो हमें मिला ओमान से, ठीक है। अब ये जो जार मिला, इसकी कुछ खास बातें भी मैं आपको बता दे देता हूं। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ बेसल, इसकी खास बात ये है कि एक तो ब्लैक कलर की, काले कलर की जो मिट्टी है वो इसके बाहरी परत पर लेपी गई है। क्यों लेपी गई है? क्योंकि पानी जो लिक्विड इसके अंदर भरा जाता होगा वो बाहर रिसे ना। और दूसरी चीज आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि भाई हो सकता है, प्रोबेबली है कि ये जो जार है इसमें क्या रखा जाता था ये तो पता नहीं है, क्या चीज रखी जाती थी, लेकिन जो चीज भी रखी जाती थी उसके बदले में ओमान के लोगों से कॉपर लिया जाता था, और इस बर्तन में कुछ चीजों को रखकर, हो सकता मनके वगैरह रखकर उनको दिए जाते थे। यानी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहां से क्या आ रहा है, वहां से इंपोर्ट क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है। यहां से क्या जा रहा है, यहां से उस बर्तन के अंदर रख के कुछ चीज जा रही है। वो कुछ चीज क्या है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट कंफ्यूजन में। यहां पे वो बर्तन का चित्र बता देता हूं। इस तरह से सिंधु सभ्यता का एक वेसल, एक बर्तन, एक वर्तमान कहां से मिला है, ओमान से मिला है। द हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान, समझ गए। ब्लैक कलर की उस पे क्ले जो है उसको लेपा गया ताकि लिक्विड बाहर आए ना। अगला, एक तो ओमान के साथ रिलेशन देख ली। अब आते हैं मेसोपोटामिया की बात करते हैं। भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन और उससे भी पहले ही पुरानी थी। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। सबसे खास चीज जो है मेसोपोटामिया की वो ये है कि मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं, जो टेबलेट्स, क्ले टेबलेट्स, मिट्टी के जो टेबलेट्स हैं, उसमें जो लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है उसको पढ़ लिया गया है, उसको डिकोड कर लिया गया। सिंधु सभ्यता की स्क्रिप्ट तो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई, लेकिन वहां की स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया गया, ठीक है। 3000 BC यानी आज से लगभग 5000 साल पुराने ये जो लेख हैं, इनकी भाषा तो पढ़ ली गई है। अब जब उसके लेख को पढ़ा गया, उसको डिकोड किया गया, तो वहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली? वहां पर से ये जानकारी मिली कि कॉपर कमिंग फ्रॉम द रीजन कॉल्ड मगन, मगन नाम के किसी क्षेत्र से कॉपर आता था मेसोपोटामिया में।
मेसोपोटामिया में जो कॉपर आता था वो किसी मगन नाम के क्षेत्र से आता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि भाई परहैप्स अ नेम फॉर ओमान, हो सकता है कि ये जो मगन नाम है ये ओमान का ही नाम हो। मेसोपोटामिया के लोग मगन मतलब ओमान बोलते होंगे। सिर्फ इतनी बात नहीं है, मेसोपोटामिया में जो कॉपर मिला उसमें भी निकल मिला, उसमें भी निकल के ट्रेसेस मिले। इसका मतलब अब तो क्लियर हो गई बात, क्रिस्टल क्लियर। भाई उस समय पर इतना कुछ थोड़ी था, जहां जो चीज है बस वही है। तो यहां पर भी ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, आश्चर्यजनक है। सिंधु सभ्यता में भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं कॉपर के उसमें भी निकल मिला, मेसोपोटामिया में भी कॉपर के अंदर निकल मिला, और जो ओमान के अंदर से कॉपर निकलता है उसमें भी निकल मिला। डेफिनेटली कि भाई ये वाला जो कॉपर है या मेसोपोटामिया में जो कॉपर है वो मगन से ही आता होगा, और मगन का मतलब ओमानी होता होगा। ये तो बात होगी कहां की, ओमान और मेसोपोटामिया की। अब बात आती है इंडिया की, सिंधु सभ्यता की। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज नॉट वर्थ नथिंग दैट मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टेक्ट विथ रीजन्स। अब यहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेसोपोटामिया के ग्रंथों में सिंधु सभ्यता के रीजन को भी या कुछ रीजन को भी मेंशन किया गया। इसमें सिंधु सभ्यता का भी रीजन है, और एक जो आप देश देख रहे हैं बहरीन, बहरीन के लिए जो टर्म यूज की गई है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में वो है दिलमुन। तो दिलमुन यहां पे बोला गया है बहरीन को। अब हम हमारे रीजन की बात करें तो हमारे रीजन के लिए जो नाम यूज किया गया वो है मेलुहा। तो मेलुहा शब्द यूज किया गया पॉसिबली फॉर द हड़प्पन रीजन, और इसमें यह लिखा गया कि मेलुहा जो रीजन था वहां से कुछ चीज मंगवाई जाती थी, वहां से कुछ चीजें आती थी। क्या चीजें आती थी देख रहे हो आप लोग। दे मेंशंस दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा जैसे कार्नेलियन, लेपिस लेजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड्स, ये चीजें वहां पे आती थी। कहां पर, मेलुहा से, फ्रॉम मेलुहा, प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, मेलुहा से आने वाले प्रोडक्ट्स ये सारे थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा मेलुहा मींस प्रोबेबली या परहैप्स इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ हड़प्पा। समझ गए। तो भाई हमने मेसोपोटामिया के साथ और और आपका ओमान के साथ जो कनेक्शन थे सिंधु सभ्यता के लोगों के वो हमने यहाँ पे देखे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक मोहर देख रहे हैं, या ये एक वो है आपका सील है, ठीक है, एक मोहर है। सिंधु सभ्यता के मोहर तो आपने देखे हैं जो कि स्क्वायर शेप में होते हैं, मैक्सिमम स्क्वायर शेप में आपको मिलेंगे, आयताकार शेप में मिलेंगे। लेकिन मेसोपोटामिया के जो मोहर है ना वो गोल होते हैं। मेसोपोटामिया के जो मोहर होते हैं वो गोल होते हैं, सील के होते हैं, गोल होते हैं, और उसमें बीच में एक छेद होता है। ठीक है, और फिर छेद होता है और फिर उसको ऐसे क्ले टेबलेट होती है, जैसे मिट्टी है, गीली मिट्टी है, और फिर गीली मिट्टी पर जैसे ये गोल आप लोग देख रहे हो ना, इसके बीच में छेद होगा तो इसमें कोई लकड़ी वगैरह या कुछ चीज को इसमें डाल दिया जाएगा और फिर इसको इस गीली मिट्टी पर ऐसा रोल किया जाएगा। तो जो कुछ भी इस सील के ऊपर इंस्क्रिप्ट है वो इसमें इस तरह से छप जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मोहर है आपका मेसोपोटामिया का, उस मोहर के ऊपर गाय का, सॉरी, बेल का चित्र दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हम्पेड बुल। अब ये हम्पेड बुल भाई यहाँ पे कैसे आया? हम्पेड बुल तो फेमस था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो हम्पेड बुल अगर यहाँ पे बना है, इट मींस यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि भाई कुछ ना कुछ कनेक्शंस मेसोपोटामियंस के, हड़प्पन्स के साथ हुए होंगे। दैट्स वाई इनका जो ये सिलिंड्रिकल सील है इससे हमें क्या दिखता है, हम्पेड बुल का मोटिफ या चित्र उसका उकेरा हुआ दिखता है। ठीक है, समझ गए सभी लोग? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 2-3 एविडेंस देख लिए। अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सील, स्क्रिप्ट एंड बेट, यानी मोहर, दूसरा लिपि, और तीसरा बेट यानी जो वजन तोलने की डिवाइस है, टूल्स हैं वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सील्स एंड सीलिंग्स। ठीक है, यानी मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन दोनों चीजों का उपयोग समझना, दोनों चीजों का यूज समझना, एक तो मोहर का और दूसरा मुद्रांकन का। मोहर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु सभ्यता के जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें सबसे डिस्टिंक्टिव, सबसे विशेष जो चीज है वो आपकी मोहर है। ठीक है, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, मैक्सिमम आपको जो है स्क्वायर शेप के मिलेंगे, और ये बनाए गए हैं किस चीज के, स्टेटाइट के, ज्यादातर स्टेटाइट यानी सेल खड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये जो मोहर है ना, ये जो सील है, इसका यूज करके जो जो ट्रेड था, जो व्यापार था, ठीक है, लंबी दूरी का जो व्यापार था उसको थोड़ा सरल, उसको थोड़ा इजी बनाया जाता था। यानी किस चीज में यूज होता था, व्यापार वगैरह में। देख रहे हो
सील एंड सीलिंग्स यानी मोहरें और मुद्रांकन वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लंबी दूरी का जो कम्युनिकेशन था, लंबी दूरी का जो संचार था, जो व्यापार था, उसको सरल करने के लिए मोहर का यूज या मुद्रांकन का उपयोग किया जाता था। मोहर यानी तो वो हो गया, मुद्रांकन मतलब उसको छाप देना, मोहर को गीली मिट्टी पर छाप देना, जैसे यहाँ पे छपा हुआ दिख रहा है ना गीली मिट्टी के ऊपर, इसे बोलेंगे सीलिंग यानी मुद्रांकन। ठीक है, इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स, थोड़ा सा बता देता हूं कैसे यूज करते थे। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक बोरा है, बोरे के अंदर आपने चीजों को भर दिया, माल भर दिया, चीजें भर दी, और फिर उसका नोट बांध दिया, ऊपर उसको बांध दिया है, और जहां पे उसको बांधा है वहां पे थोड़ी गीली मिट्टी लगा दी और गीली मिट्टी के साथ मोहर उसमें चिपका दी। समझ गए? अब क्या होगा कि ये जो मटेरियल जो बोरा है ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, रास्ते में जाएगा, रास्ते से होकर फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। अगर ये जो सीलिंग है, जो मुद्रांकन है, ये इसी तरह बना रहा, इसका मतलब है कि बीच में कोई भी छेड़छाड़ मटेरियल्स के साथ नहीं हुई है। समझ गए? अगर छेड़छाड़ हुई इसका मतलब बीच में उस बोरे को खोला होगा, तभी तो वो मुद्रांकन खराब हो गया। इस तरह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड या फिर कम्युनिकेशन के लिए मोहर या मुद्रांकन का यूज किया जाता था। एक चीज समझ में आ गई? ठीक है, द सेलिंग्स ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिफाई ऑफ सेंडर। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि भाई क्या होता था कि आप जब एक मोहर को देखते हो तो उसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें स्क्रिप्ट लिखी होती है, सिंधु सभ्यता की स्क्रिप्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो स्क्रिप्ट है ये एक प्रकार से जो सेंडर है उसका नाम दर्शाती है, यानी जो ऑनर है, इस मोहर का जो ऑनर है उसका नाम दर्शाती है। तो यहाँ पे एक दूसरा जो यूज है वो ये भी है कि इससे क्या होता है, कन्वे हो जाता है कि भाई ये ओनर कौन है, ये चीज क्लियर हो जाती है। एक तो ये हो गया। अब आगे आते हैं और अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्या है, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट यानी एक रहस्यमयी लिपि। अब बात करेंगे एक रहस्यमयी लिपि यानी एक एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। यहाँ पे और अच्छे से आपको हड़प्पन सील आपको दिखाई दे रही है। हड़प्पन सील में एक हिस्से में आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट और नीचे आपको एक मोटिफ दिखता है, एनिमल मोटिफ यानी एक एनिमल का जो चित्र उकेरा गया। हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पन सील के ऊपर में ऊपर वाले हिस्से में एक लाइन लिखी होती है, स्क्रिप्ट की लिपि होती है। ठीक है, अब ये जो स्क्रिप्ट है प्रोबेबली यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ये जो भी ऑनर होगा इस मोहर का वो उसका नाम शो करती होगी। और साथ ही साथ अगर कोई पढ़ नहीं पा रहा है स्क्रिप्ट, सभी लोग एजुकेटेड नहीं थे, कुछ लोग जो अनपढ़ थे, जो पढ़ नहीं पाते थे, उनके लिए ये चित्र था कि वो इस चित्र को देखकर उसका मतलब समझ सकते थे, उसका मीनिंग समझ सकते थे। ठीक है, तो स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड यानी ये जो चित्र है ये कन्वे करता है अ मीनिंग ऑफ दोस हु कुड नॉट रीड। ठीक है, जो रीड नहीं कर सकता उसको एक मैसेज कन्वे करता है ये मोटिव। समझ गए? बाकी जो ऊपर में जो सील जो स्क्रिप्ट है वो क्या करती है, नेम ऑफ द ओनर को शो करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब भाई हमारे पास में जो सिंधु सभ्यता की स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसके जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले, इंस्क्रिप्शंस मतलब जहां पे वो लिपि को लिखा गया है, सारे के सारे शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस यानी बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शन नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ा जो इंस्क्रिप्शन मिला है उस पे सिर्फ 26 जो स्क्रिप्ट के सिंबल्स हैं वो उकेरे गए। समझ गए ना? यानी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमको सिंबल्स मिल गए सिंधु सभ्यता की लिपि के। वैसे तो 375 से 400 के लगभग जो चिन्ह हैं या सिंबल्स हैं वो इस स्क्रिप्ट में यूज किए गए, लेकिन सारे के सारे सिंबल्स एक इंस्क्रिप्शन पे नहीं मिले, सारे के सारे शॉर्ट इंस्क्रिप्शन हैं। सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन जो उसमें भी 26 सिंबल्स हैं इस लिपि के, इस स्क्रिप्ट के। समझ गए? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26। यहां पे भी आप एक देख रहे हैं, ये एक एंशिएंट साइन बोर्ड है, आई थिंक धोलावीरा से मिला है। इसमें भी खाली 9 या 10 सिंबल से सिंधु सभ्यता की लिपि के, और मैक्सिमम में बता ही चुका हूं 26 है। ठीक है, ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट। आज तक इस लिपि को कोई डेसिफर नहीं कर पाया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस लिपि को कोई समझ नहीं पाया है। क्यों नहीं समझ पाया है भाई? इसको नहीं समझ पाने के पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो लिपि है ये अल्फाबेटिकल नहीं है, इसमें कोई भी अक्षर नहीं है, इसमें सारे के सारे सिंबल्स या चित्र हैं। और कितने हैं? तो 375 से 400 यूज किए गए इस स्क्रिप्ट में, 375 to 400। ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
और इस स्क्रिप्ट में किस साइड से किस साइड लिखा जाता था ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा। तो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। ये सारे के सारे आपके फीचर्स हो गए इंडस वैली स्क्रिप्ट के, ठीक है। यूज क्या है और फीचर्स क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। राइट टू लेफ्ट कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस हम आर्कियोलॉजिस्ट को मिले उसमें उन्होंने देखा कि राइट वाले एरिया से लिखना शुरू किया और लेफ्ट में बहुत कम स्पेस मिला। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग राइट से करी होगी, दाएं से बाएं, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नाउ वी हैव द अनदर वन एंड हाँ इसी में कंसीडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट कहाँ पे लिखी गई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्क्रिप्ट किन किन जगहों पर लिखी हुई मिली है, किन ऑब्जेक्ट्स पर लिखा गया है इस स्क्रिप्ट के द्वारा। कितनी देर बाद खो जाएगा खत्म। चलिए, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें क्या क्या है। एक तो है मोहरे, वो तो आपने देख ही लिया। कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टेबलेट्स, ज्वेलरी, बोन्स, रोड्स, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड जिसका डायग्राम मैंने भी आपको बताया था। इन जगहों पर ये मोहरें लिखी गई है। अब आते हैं एट द एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आज का, दैट इज वेट यानी भार, जिससे वजन को तोला जाता था, ठीक है। तो बेटा ये जो भार या वेट है या जो बाट है ये चर्ट नामक जो स्टोन है उससे बनाए जाते थे, ठीक है। चर्ट नामक जो पत्थर होता है, स्टोन होता है, उससे बनाए जाते थे। और जो भी कम्युनिकेशन था, जो भी रेगुलर एक्सचेंज हुआ करता था, विनिमय जो होता था वस्तु का, वो विनिमय किया जाता था एक भार यानी वेट की जो प्रणाली थी, भार की जो मेथड्स थी, सिस्टम ऑफ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट था, उसके जरिए सारा रेगुलेशन होता था, ठीक है। लेन देन पूरा का पूरा आपके वेट का यूज करके होता था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किससे बनाया जाता, चर्ट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट, ये शेप ध्यान रखना, इसका कोई अलग अलग शेप नहीं होगा। जितने भी भार या वेट मिले वो क्यूबिकल शेप में है, ठीक है। कौन से शेप में, क्यूबिकल शेप में। इस तरह से जो क्यूबिक शेप होता है उस शेप में हमको मिले हैं। नेक्स्ट, नो मार्किंग, इस पे कोई भी निशान या चिन्ह वगैरह नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी जो लोअर डिनोमिनेशन है, सबसे छोटा जो है वो बाइनरी है, ठीक है, बाइनरी है। और जो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन है वो आपका डेसिमल में जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है। वेट का लोएस्ट डिनोमिनेशन बाइनरी में होगा और जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन है वो आपका किस में होगा, वो आपका होगा डेसिमल में, ठीक है। और यहां पर साथ साथ हमें मेटल के पेंस यानी तराजू भी मिले हैं, मेटल के पेंस यानी तराजू भी पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स वाज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए, सीबीएसई के पेपर में आए हुए, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द हरप्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक। हरप्पा की लिपि को एनिग्मेटिक यानी रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है। आपको एक करेक्ट आंसर यहां पे चूज करना है। ये बेटा 2020 में पूछा गया सीबीएसई पेपर, ठीक है। तो इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्क्रिप्ट को क्या नहीं किया गया है अभी तक, आपको कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लास 12 सीबीएसई पेपर ईयर 2020 में पूछा गया। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ लेआउट। सॉरी, ये शॉर्ट नहीं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, शायद 8 नंबर क्वेश्चन है। आपको लेआउट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डिजाइन ऑफ ग्रेट बाथ ऑन द सिथेडल मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की सिथेडल में जो ग्रेट बाथ मिला उसका जो लेआउट है, पूरी डिजाइन है, उसको एक्सप्लेन करना है कि भाई उसमें सीढ़ियां थी, उसमें और क्या क्या चीजें थी, उसके आसपास कमरे बने हुए थे, उसका ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से था, पानी कहां से आता था, ठीक है, आसपास क्या था, उसका यूज क्या था, उस पूरे लेआउट को आपको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2019 में पूछा गया सीबीएसई के पेपर में। एनालाइज, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा। तो हड़प्पा के जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था वो बताना, जहां पे आम लोग रहते थे। हमने पढ़ा था ना सिथेडल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, ठीक है, लोअर टाउन्स में। तो वो आपको बताना किस तरह के घर होते थे, उसमें प्राइवेसी को क्या ध्यान रखा जाता था, ठीक है। कई सारे कमरे होते थे, किसी एक कमरे में कुआं होता था, फिर सेंटर में एक कोर्टयार्ड यानी आंगन बनाया जाता था, वो भी मिले हैं, सीढ़ियां मिली हैं ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी और आपको एक्सप्लेन करना होगा जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है उसको। तो यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट कराए। अगली क्लास में बेटा हम मिलेंगे
इसी चैप्टर के जो बाकी के कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करेंगे, और जो भी आपके सजेशंस हो, जो भी आपके डाउट्स हो, कुछ भी बातें हैं वो आप कमेंट कर देंगे, जिसे मैं अगली क्लास में आपको देख लूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये सेशन अभी खत्म करते हैं, हम मिलेंगे अगली क्लास में। बने रहें सीयूईटी वाला पर। थैंक यू सो मच।